बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर फिज़िक्स क्लास, सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास, और उसका चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहले भी हम फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन था, उसके अंदर कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया था उसके अंदर, और फिर फर्दर जो अब हम उसमें डिस्कस करेंगे वो कूलम्स लॉ की ही थोड़ी सी एक्सटेंशन है, और वो क्या है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ ने ये कहा था, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कूलम ने क्या कहा था। कूलम ने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये बेसिकली कूलम्स लॉ था, और फिर हमने उसकी इक्वेशन डिराइव की थी, इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन वाज F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, और के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है, विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अब नाउ वी हैव टू सी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी। लेट कि ये मेरे पास चार्ज है, हम थोड़ा सा इसको पहले डायग्राम से समझते हैं कि ये मेरे पास चार्ज है Q1, इसके पास मैं लाया हूं दूसरा चार्ज Q2, दोनों सेम चार्जेस हैं। यू नो दैट के अब क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए या रिपल्शन होनी चाहिए। ऑब्वियसली सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी। अब जब रिपल्शन होगी तो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो रिपल्शन होगी, और किस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। के Q2 के ऊपर फोर्स किसने लगाई, रिपल्शन वाली, Q1 ने। तो F21 2 के ऊपर फोर्स लगाई किसने, 1। और फिर दूसरी चीज़ हमने जो वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्म थी वेक्टर की, वेक्टर को आप मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A। तो यूनिट वेक्टर का जिक्र हुआ था। तो अब यहाँ पर जब आप इसका यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, बल्कि ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड यूनिट वेक्टर दे आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि Q1 ने ऑपोजिट फोर्स लगाई, रिपल्सिव फोर्स लगाई किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, इस तरफ। सो F21 इस तरफ है, और जो यूनिट वेक्टर है वो भी इसी तरफ है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म बनाते हैं कि वेक्टर फॉर्म इसकी कैसे बनेगी। सो फोर्स F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। क्योंकि वेक्टर फॉर्म आपको ये बताती है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। सो दिस होल टर्म, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा उलट कर लेते हैं। पहले हमने कहा कि Q1 के पास हम क्या लेकर आए, Q2, तो इसने रिपल्सिव फोर्स लगाई। अब हम क्या करते हैं, उलट करते हैं। कैसे कि Q2 के पास हम लेकर आते हैं किसको, Q1 को। तो अगेन सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और Q2 Q1 के ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर चीज़ हमने ड्रॉ की हुई है कि Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, Q2, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इज दिस वन। सो F12 1 के ऊपर फोर्स लगाई किसने, 2 ने, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। और जो यूनिट वेक्टर है
विच इज़ R12, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, इसी तरफ है, वेक्टर की डायरेक्शन में। अच्छा, तो अब इसकी भी हम वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो कैसे बनेगी कि वेक्टर F12 फोर्स F12 बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square and unit vector R12. So this is the magnitude of the vector and this is the unit vector. तो यही चीज़ हमें जो वेक्टर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इन्हीं दो चीज़ों पर बेस करती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर. अब अगर आप देखें इन दोनों को, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को अगर आप देखें तो हमें, अगर आप यूनिट वेक्टर को देखें, यूनिट वेक्टर दोनों केसेस में ऑपोजिट है. इस केस में अगर आप देखें तो इस तरफ है और इस केस में देखें तो इस तरफ है, यानी एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ, यानी दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो हम इस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि R यूनिट वेक्टर R21 इक्वल्स टू माइनस R12. ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्स के ऊपर. अब देखिए फोर्स इस केस में क्या थी, F21 इस तरफ और यहाँ पर F12 इस तरफ, यानी एक इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है. सो F21 इक्वल्स टू माइनस F12. सो अगेन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि बोथ द फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन से हमें न्यूटन का थर्ड लॉ याद आता है कि वो भी यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो यहाँ पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, कूलम्स लॉ, इसको होल्ड करता है. कूलम्स लॉ होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है जी. अब आ जाते हैं मीडियम डिपेंडेंस के. मीडियम का क्या मतलब असर होता है कूलम्स लॉ के ऊपर. पहले जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी फॉर फ्री स्पेस जिसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं था, वैक्यूम था. ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या थी, VAC फॉर वैक्यूम, यानी कि स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं है. इट इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square. दिस इज द सिंपल इक्वेशन. अब जब आप इसमें मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी कि अब आप इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या आप उसको इंसुलेटर भी कह सकते हैं. डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, इसका कॉन्सेप्ट भी आप मैट्रिक में लेकर आए हैं. इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो कंडक्शन नहीं होने देता, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी मतलब वो हर्डल होती है जो कंडक्शन नहीं होने देता. ठीक है, तो अब आप एक ऐसा मीडियम अब आप लेकर आ रहे हैं जहाँ पर कंडक्शन नहीं होगी. अब आप वो मीडियम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. सो मीडियम इज इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक. तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, F मीडियम, MED फॉर मीडियम, के अब यहाँ पर क्या है, मीडियम इन्वॉल्व है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये यहाँ पर इसकी एडिशन हो रही है, इसका यहाँ पे इजाफा हो रहा है एप्सिलॉन R का. बाकी इक्वेशन वही है, Q1 Q2 over R square. एप्सिलॉन R को मैं यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ इसको, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी F मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square. तो अब ये जो चीज़ है सारी, ये क्या चीज़ है, ये F वैक्यूम है कि नहीं है. सो दिस इज द F वैक्यूम. तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसकी जगह के F मीडियम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R इक्वल्स इनटू F वैक्यूम. इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, F वैक्यूम. बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी ही रही. ठीक है जी. तो यहाँ पर किसी इसकी एडिशन हुई थी एप्सिलॉन R की, उसको सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो क्या इक्वेशन बनी, F वैक्यूम वाली इक्वेशन बनी. तो मैं अब इस इक्वेशन की जगह क्या लिख लूँगा, F वैक्यूम लिख लूँगा. ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F मीडियम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R F वैक्यूम. अच्छा, ये चीज़ इक्वेशन ये शो कर रही है कि दिस शोज दैट
एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम, वो कैसे? देखें, एफ वैक्यूम डिवाइड हो रहा है किसके साथ? एप्सिलॉन आर के साथ। अब जब ये डिवाइड होगा तो वैल्यू आपके पास मज़ीद कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ वैक्यूम है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10, एप्सिलॉन आर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 2। तो अब आप मुझे बताएं कि एफ मीडियम बड़ा आएगा या एफ वैक्यूम की वैल्यू बड़ी थी? एफ वैक्यूम 10 था, 5 के साथ डिवाइड करने के बाद आंसर जो आया वो क्या आया? 2। तो 2 किसका आंसर आया? एफ मीडियम का। तो छोटा कौन है? एफ मीडियम, क्योंकि उसका आंसर आफ्टर डिवीजन क्या आया? 2, और एफ वैक्यूम क्या था? 10। सो जो चीज़ डिवाइड हो जाती है और फिर जो आंसर आएगा, तो एफ मीडियम जो है वो हमारे पास हमेशा छोटा होगा बनिस्बत के एफ वैक्यूम के। एफ वैक्यूम यानी कि विदाउट मीडियम हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है और विद मीडियम हमारे पास वैल्यू कम है। और यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन आर को अगर आप सेपरेट करना चाहें, इसको देखना चाहें, तो ये बेसिकली क्या बनता है? दिस इज़ बेसिकली द रेशो बिटवीन द वैक्यूम एंड द मीडियम, कि वैक्यूम और मीडियम की जो रेशो है इसको बेसिकली आप क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट हमारे पास था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस, ठीक है। तो जब मीडियम आप इन्वॉल्व कर देते हैं तब आपके पास जो फिर एप्सिलॉन नॉर इंट्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉर क्या चीज़ है? रेशो बिटवीन वैक्यूम एंड मीडियम, ठीक है। जो फोर्स वैक्यूम में है और जो फोर्स मीडियम में है उनकी रेशो को अब आप क्या कहेंगे? एप्सिलॉन और कहेंगे। सो आई होप कि आपको ये वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।